इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की एक अहम खबर पर। ख्वाजा बिलाल एक बड़ा नाम और एक पॉपुलर फेस हैदराबाद की सियासत में। ख्वाजा बिलाल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि ये अपनी बयानबाजी से पहचाने जाते हैं और फिलवक्त जो है ये AIMIM पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं। ख्वाजा बिलाल ने कहा कि AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इन्होंने सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के ताल्लुक से हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला है। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है, जबकि हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास जो है सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का नक्शा तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा था, फिर बावजूद इसके ख्वाजा बिलाल साहब को जो है हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की क्या जरूरत थी। तो आइए सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों के ताल्लुक से ख्वाजा बिलाल क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगस्त के महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली थी, पिटीशन फाइल किया था सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के मुताल्लिक। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर एक जो ऑर्डर पास हुआ था, उस ऑर्डर पर रिव्यू रिकॉल का लिबर्टी हमको दी थी और उस बुनियाद पर हमने उस पिटीशन को रखा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का ऐलान, सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें दोबारा उसी जगह तामीर करने के ऐलान पर हम खामोश थे। लेकिन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद ये महसूस होता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव माजी की तरह अपने बयानात को सिर्फ बयानात की नज़र से देखते हैं और उनके पास मस्जिदों का कोई अमल पैरा करने वाला काम नहीं समझा जा सकता है। तो मैं बाहैसियती मजलिस रुकन मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट मेरे नाम से आया था, मैंने वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करूं, PIL फाइल करूं और उस पिटीशन, उस ऑर्डर जो कि माजी में पास हुआ था, उस पर दोबारा रिकॉल और रिव्यू के लिए मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म और उनकी इजाज़त मिली है। उस बुनियाद पर मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की है। अभी WP नंबर अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द WP नंबर भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो हियरिंग के लिए भी वो केस टेबल पर आएगा और मैं अपने फेसबुक के ज़रिए अपने तमाम दोस्त और अहबाब को इस बात की अपडेट देता रहूँगा। अब यहाँ पर जो मुद्दा है, दरअसल वो मुद्दा ये है कि हम इनफरादी शख्सी तौर पर अगर हम कौम मिल्लत के मसाइल को अगर हम उठाते रहेंगे तो मैं नहीं समझता इनफरादी तौर पर, यानी मेरे शायद कुछ दोस्त उर्दू को थोड़ा सा समझने में जो है थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली अगर हम लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लड़ाई हमारी एक मकसदी तौर पर लड़ाई नहीं होती है। हम अगर मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई के नताइज भी बड़े पॉजिटिव आते हैं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात और शहर हैदराबाद, तेलंगाना के हालात और सियासी सरगर्मियां जो फिरका परस्त सियासी जमातों की जो देखी जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अज़ाइम हैं, उनके जो इरादे हैं और उनका जो मकसद है और उनकी जो कोशिशें हैं और उनकी जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, ये देखकर मैं शहर हैदराबाद के तमाम उन लोगों से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि इस वक्त हमको बिखरे रहने से हमारी ताकत टूटेगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और उस बढ़ती हुई आवाज़ के साथ हमको अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि ये कौम मिल्लत के मसाइल कोई सड़कों पे हल नहीं किए जा सकते हैं,
ملت کے مسائل کوئی آپ روڈ پر بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا ہے، یا سڑکوں کے چورستوں پر حل نہیں کیا جاتا ہے، چبوتروں پر حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اگر ملت اسلامیہ کی حقیقی اگر آپ کو جستجو اگر کرنی ہے تو آپ کو ایوانوں تک جانا ہوگا، اور ایوانوں میں ہی آپ قوم و ملت کے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ اور ایوانوں میں جانے کے لیے حیدرآباد کی عوام نے اپنے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو، بے پناہ محبت کو انہوں نے دلوں میں پالا ہے۔ اسی وجہ سے ہر الیکشنز کے اندر، ہر انتخابات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے ہر حلقوں میں کامیابی ہوتی ہے۔ اسی کامیابی، دیکھیے ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ عوام اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے، اور عوام اس بات کو منتخب کرتی ہے کہ ہمارے قائدین، ہماری لیڈرشپ ایوانوں تک جائے اور اپنی آوازوں کو اٹھائے، ہمارے مسائل کو حل کرے۔ اسی بنیاد پر شہر حیدرآباد بلکہ نہیں، بہار، اتر پردیش، مہاراشٹر، اورنگ آباد، تلنگانہ کے تمام مسلمان اس وقت ایک اپنی آواز کو بلند کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور وہ آواز کو مسلمان طاقت بخش رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر اور کچھ کہوں تو لوگ کہیں گے کہ فیس بک کے ذریعے میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن میں تقریر کا جو ہے موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں اس وقت سیکریٹریٹ کی مساجد کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے جب میں بات کیا تو مجھے تو خیر بہت سے الفاظ کیے گئے، لیکن ایک الفاظ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا جو میرے میں ہمت، میرے میں طاقت اور میرے میں جنون اور جوش بھر دیا، وہ یہ الفاظ تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ مسجد کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم مسجد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، مسجد ہماری آباد ہوگی دوبارہ اسی جگہ، ہماری مسجدیں دوبارہ اسی جگہ تعمیر ہوگی، اور یہ چاہے دیکھیے کسی کے باپ کے بیٹے میں، بیٹے کے باپ میں دم نہیں ہے کہ ہماری مسجد کو وہاں پر جو ہے تعمیر ہونے سے روکے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسی ہی حرکت کانگریس کے چیف منسٹر نے تلنگانہ، آندھرا پردیش کے اندر کیا تھا۔ اس کے بعد کانگریس گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور ایک ایسی گمراہی کی زندگی پر کانگریس چلے گئی ہے، کیونکہ مسجد کا معاملہ ہو تو اس میں نو کمپرومائز ایٹ آل۔ یہی الفاظ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے تھے، جو میں سمجھتا ہوں جو لوگ مسجد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو اس وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ساتھ دینے کا، ان کو طاقت بخشنے کا، ان کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے مسائل کو حل کرنے کی سختی سے ہم کو ضرورت ہے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ آپ تمام لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اتحاد کو مضبوط کریے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے عزائم کو مضبوط کریے۔ اب تیسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے میں نے کچھ باتیں کہی تھی تو شاید لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوئی تھی، لیکن کل میں نے آندھرا پردیش کے کانگریس کے انچارج دگ وجے سنگھ کا میں نے ایک پوسٹ دیکھا ہے، تو وہ رام مندر کی تعمیر کے لیے 1,11,101 روپیہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو میں اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان کانگریسی میرے بھائیوں سے جو کانگریس کے اندر ہے، جب میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ ویڈیو کے ذریعے کچھ سخت الفاظ میں، شاید میری زبان سخت تھی، میری زبان سخت اس لیے تھی کیونکہ میں مردوں کی جماعت میں ہوں، میری زبان سخت اس لیے تھی کیونکہ میری جماعت کا صدر کوئی جو ہے خواتین نہیں ہے، میری جماعت کا صدر ایک مرد ہے جو سب کا باپ ہے۔ تو میں نے کچھ الفاظ بولے تو بیچارے بہت تکلیف میں آ گئے، بہت بیچارے جو ہے راتوں میں سو نہیں پائے، 4 بجے رات کو اٹھ کے فیس بک پہ لائیو آ کے میرے کو گالیاں دیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کانگریس کے ایک لیڈر نے پرانے شہر کے مسلمانوں کے متعلق ایک بیان دیا، اس بیان میں نے ان کو سوالات کیا۔
इनको मेरे सवालात से तकलीफ हुई, उस कांग्रेस के लीडर के बयानात से तकलीफ नहीं हुई। आज आपके तेलंगाना, आपके आंध्र प्रदेश के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के जो माजी में थे दिग्विजय सिंह साहब, वो कांग्रेस की जानिब से, खुद की जानिब से 1,11,101 रुपया राम मंदिर की तामीर के लिए देते हैं। उस पर आप लोगों की जबानों को ताला लग जाता, उस पर आप लोग का बयान नहीं आता। फिर मैं माजी में जब मैं वीडियो में बोला तो आके वीडियो का पेपर बता के बोले हम मम्मी को लेटर लिखे, हम डैडी को लिखे, हम भाई को लिखे, हम भाईजान को लिखे, आपा को लिखे, बहरहाल क्या क्या की बोले, कितों को की लेटर लिखे, बोले वो लेटर कहाँ डाल लिए मेरे को समझ में नहीं आया। अब तक आपके उस पुराने शहर के मुसलमानों के मुतालिक देने वाले बयान पर एक्शन क्या हुआ? क्या उसको पार्टी से सस्पेंड करे, या आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है वहां पर, या आपके लेटरों को नहीं माना जाता, या फिर ऐसे बयानात देने वालों को पसंद किया जाता? अरे छोड़ो भाई, इसीलिए तो बोला था कि कमजरफी की जिंदगी छोड़ो, गुलामी की जिंदगी छोड़ो, आओ मर्दों की जमात में आओ, मर्दों के साथ ठहरो, मर्दानगी फील करो, मर्दानगी को महसूस करो। कब तक जनानों की सदर की जमात में पड़े रहेंगे? आओ मर्दों की जमात में, मर्दों के बाजू बैठो, बात करो, आवाज भी देखो मर्द के जैसी निकलती बैठे। तो बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ख्वाजा बिलाल जब से मजलिस में आ गए वीडियोस बनाना बंद कर दिया। देखो, मजलिस की मुखालिफत में जब मैं था, जब माजी में मैं दूसरी सियासी जमात में था, मैं सिर्फ आप लोगों की तरह वीडियो ही सिर्फ बनाता था। देखिए, मुखालिफत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कौम व मिल्लत के मसाइल के लिए अगर संजीदा है तो आप अमली तौर पर काम करो। जितने लोग आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं करके जो बयानात आते हैं, मैं उन्हें उन लोगों को बहुत करीब से देखा है। वो लोग बेचारे जो है सिर्फ फेसबुक पे वीडियो बना के डालना ही जानते हैं। कोई एक आदमी उत्तों में से आज तक हाईकोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से कोई एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को रुजू नहीं हुआ, कोई उत्तों में से एक आदमी जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की कोशिश नहीं की, उत्तों में से कोई एक जाकर होम मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। नहीं कर सकते आप तो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम एक वीडियो शूट करें, फेसबुक पे डाल दें, उस पर 200 लाइक्स आ जाए, एक 400 कमेंट्स आ जाए, एक 200 शेयर्स हो जाए, उसी में आपकी पर्सनल जिंदगी खुश हो जाती है। देखिए, यहां पर आपको ये वीडियो बना के टीआरपी हासिल करना ये एक अलग मसला है, वो कर लीजिए। आप अपनी जाती शोहरत के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मिल्लत इस्लामिया की अगर भलाई के लिए आपको अपनी इख्तिदार, अपने कायदीन, अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी क़यादत के साथ मिलकर अगर आप जिद्दोजहद करते हैं तो उसके नतायज आपके सामने आएंगे। देखिए, बातें करने वालों तो बहुत बातें की है, लेकिन जब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक बात किया, यकीन जानिएगा मेरे दिल में और मेरे यानी जिस्म में एक जोश जैसा पैदा हो गया कि अब तो किसी के बाप को नहीं सुनेंगे, मस्जिद के लिए तो लड़के रहेंगे। लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत के अंदर हमको जमहूरियत को इस्तेमाल करना है। हम पहले बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे, उसके बाद अदालत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते, यकीनन माजी की तारीख हमारे सामने है। 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हजारों लोगों ने, हजारों मुसलमानों ने अपनी जानों को पेश किया। अरे वो तो अयोध्या का मसला था, उस पर हैदराबाद के कई नौजवानों ने, मेरे सगे तायरे भाई ने अपने पैर पर 2 गोलियां खाई थी। तो आपको मैं याद दिला दूं, हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं है, और अब तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ है, बिल्कुल भी खामोश बैठने वाले लोग नहीं है। हम खामोशी से बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ये लोग अगर झूठे दिलासे देते रहेंगे, गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। मैं आखिरी में बस इतना ही कहता हूं, किसी के बाप में और बाप के बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है हमारी मस्जिद को दोबारा वहां पर तामीर होने से रोके, लेकिन हम उसको एक लीगल वे से लड़ेंगे, जज्बाती तरीके से नहीं लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करके लड़ेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को बढ़ाते हुए लड़ेंगे और बताएंगे, वक्त की हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि हमारी आवाज को सुनना चाहिए, हमारे इक़दाम को करना चाहिए।
इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीस में। अपोजिट सीता क्लिनिक, तेजस कॉम्प्लेक्स, बेगम बाजार में। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। चीज भी अच्छा 99 रुपीज में मिलेगा आपको, सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। 2-3 का शेल्फ होता है, ये शेल्फ आप ऑनलाइन के अंदर में 450-500 आपके लिए चॉपर जितना चाहिए 500, 100, 150, 80% पूरा का पूरा चॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ पर देखो दोस्तों शॉर्टेज की कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर ही है। और बैच मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 99 में मिलेंगे।